अभी अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति के बारे में। तो जो स्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का एक स्थायी सदन है जो हमेशा कार्यरत रहता है। अपने को पता है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है जिसकी सदस्य संख्या लगभग 3000 के करीब है। तो इतने अधिक जनसंख्या वाले लोगों का विधानमंडल हमेशा वर्ष में ज़्यादा समय तक कार्यरत नहीं रह सकता, तो वर्ष में केवल एक बार इनकी बैठक होती है। तो बाकी वर्ष के बचे हुए समय में स्थायी समिति इनकी कार्यरत रहती है, जो ही सारे जनवादी कांग्रेस से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनमें से लगभग सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो मुख्य कार्य जो जनवादी कांग्रेस का होता है वह एक विधानमंडल होने की वजह से कानून निर्माण करने का और बहुत सारी नियुक्तियाँ और बहुत सारे संधियाँ और जो समझौते हैं उनका समर्थन प्राप्त करने का होता है। तो ये सारे कार्य एक स्थायी अंग के रूप में, परमानेंट ऑर्गन के रूप में स्थायी समिति द्वारा किया जाता है। तो इसी वजह से इसे जन कांग्रेस का स्थायी अंग भी कहा जाता है। पहले अपन बात करेंगे इसकी रचना की। तो स्थायी समिति की रचना का उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इस अनुच्छेद को याद करें। तो स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, कई उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य साधारण सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, अन्य साधारण सदस्य, इन सब का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है, जिसे इन्हें वापस बुलाने का भी अधिकार है। रिकॉल का मीन्स उनका जो एक अवधि होती है 5 वर्ष की अवधि, उससे पूर्व भी इनको बीच में ही बुलाया जा सकता है। इस अधिकार को रिकॉल भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं जो लोकतंत्र के अंदर इस अधिकार की मांग अपने देश में हमेशा से बनी रहती है। स्थायी समिति के आकार के संबंध में संविधान कुछ नहीं कहता, यानी जनवादी कांग्रेस को ही इसका तय करना होता है कि कितना आकार के संख्या में, कितने संख्या इसमें सदस्य संख्या रखी जाए। तो व्यवहार में क्या होता है कि इसकी सदस्य संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन 160-70 के आसपास नॉर्मली इसकी सदस्य संख्या देखी जाती है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है और नई स्थायी समिति का चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक सामान्यतः ये कार्य करते रहते हैं। तो मुख्य इनका प्रयास ये रहता है 5 वर्ष के भीतर नई का जो स्थायी समिति का चुनाव कर लिया जाए कि और यदि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाए तो स्वाभाविक रूप से इसका कार्यकाल भी बढ़ जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ। इसकी बैठकों के संबंध में केवल इतना ही कहा जाता है कि स्थायी निकाय और इसकी बैठकें किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसकी सहायता करते हैं। तो नॉर्मली रेगुलर कार्यरत रहने वाली संस्था है, तो इसकी बैठक कभी भी आयोजित की जाती रहती है। आगे अपन पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण पदों में इनके अध्यक्ष। तो स्थायी समिति का अध्यक्ष स्थायी समिति की अध्यक्षता करता है और उसकी आज्ञा और निर्णयों पर हस्ताक्षर भी करता है, लेकिन इसे अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अध्यक्ष हो गया। अब अपन मुख्य जो बिंदु पर आते हैं, स्थायी समिति की शक्तियाँ तथा कार्य क्या होते हैं। तो साधारणतः अपने को स्थायी समिति के निर्माण के समय में जो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि जन कांग्रेस द्वारा इसी उद्देश्य से किया जाता है कि वर्ष भर ये कार्य करती रहे जन कांग्रेस के। तो जो जन कांग्रेस की शक्तियाँ और अधिकार थे वही शक्तियाँ और कार्य इनके द्वारा भी किए जाते हैं। मोटा मोटी लगभग सारे देखने को मिलेंगे, फिर भी कुछ एक परिवर्तन अपने को इसमें दिख सकते हैं। तो निम्नलिखित कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया। पहला, संविधान की व्याख्या करती है तथा संवैधानिक क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है। सेम जन कांग्रेस के द्वारा भी ये कार्य किया जाता था। ये उन कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये अलग से एक बिंदु अपने को देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के क्षेत्राधिकार में जो नहीं है वो उन कानूनों का निर्माण और संशोधन भी स्थायी समिति करती है। तो जो जनवादी कांग्रेस का सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण तथा विद्यमान कानून में आंशिक संशोधन का कार्य स्थायी समिति किया जाना है। यानी जब सत्र में जनवादी कांग्रेस रहती है तब कानून निर्माण उसी के द्वारा किए जाते हैं, और जब सत्र में नहीं रहती है तब स्थायी समिति कार्य करती है उसका। ये संविधियों की व्याख्या करती है, जो समय समय पर आवश्यकता पड़ती है उनकी व्याख्या कार्य इसी द्वारा किया जाता है। और जब जनवादी कांग्रेस सत्र में नहीं होती है, जब आर्थिक समाज विकास की योजनाएं तथा बजट को स्वीकृति भी स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर सकती है स्थायी समिति। ये राज्य परिषद जो कार्यपालिका से समझ सकते हैं अपन, जो अपने मंत्री परिषद जो होती है वैसे राज्य परिषद बोला जाता है यहाँ पे। केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च प्रोक्यूरेट
के जो कार्यों का निरीक्षण व जांच करती है स्थायी समिति, क्योंकि नियंत्रक कार्यरत रहती है तो उनके कार्यों की जांच भी कर सकती है। अगला बिंदु है राज्य परिषद द्वारा जो प्रशासनिक नियमों, आदेश और निर्णयों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हो। यानी संविधान की रक्षा का कार्य स्थायी समिति जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है यहाँ पर, न कि यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों नियमों को ये रद्द कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हो। यानी स्थानीय निकायों द्वारा भी जो उनको अधिकार या निर्णय अपने पर्सनल अपने एरिया के तक सीमित उनको बनाने के दिए थे, उनको भी रद्द करने का अधिकार स्थायी समिति को है। और जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो जन कांग्रेस, तब मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल तथा राज्य परिषद के महासचिव के चयन के बारे में ये निर्णय करती है। अगला बिंदु है जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो केंद्रीय सैनिक आयोग उसके सदस्य चयन के बारे में ये निर्णय करती है। ऑब्वियसली ये होना ही था। इसके बाद में है कि जन न्यायालय के सभापति के परामर्श से सर्वोच्च जन न्यायालय के सभापति तथा अन्य न्यायाधीशों, जो सैनिक न्यायालय के सभापति आदि की नियुक्ति भी स्थायी समिति द्वारा की जाती है। ये प्रोक्यूरेटोरेट समिति के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, प्रोक्यूरेटर जनरल की भी नियुक्ति करती है। विदेशों में जाने वाले प्रतिनिधियों की नियुक्ति पद्धति का भी इसी समिति का अधिकार है, यानी जो सेम कार्य जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समझौते और संधियों की पुष्टि जो विदेशों के साथ की जाती है, उनकी पुष्टि भी ये समिति कर सकती है। इसके अलावा सैनिकों को कूटनीतिक उपाधियाँ वितरित करने का स्थायी समिति को अधिकार है। इसके अलावा विशेष समाधान करने का अधिकार जो जन कांग्रेस का था वो इसको भी मिला हुआ है। देश पर आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने का इसको अधिकार है। यानी देश पर आक्रमण होता है तो जन कांग्रेस का अधिवेशन बुलाए जाने का इंतजार नहीं किया जाता है, स्थायी समिति ही इसके ऊपर निर्णय कर पाने के लिए सक्षम घोषित की गई है। इसे आम लामबंदी तथा आंशिक लामबंदी घोषित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है कि 2004 में एक संशोधन के अनुसार संपूर्ण देश किन्हीं प्रांतों, स्वायत्त शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले नगरपालिका क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषणा करने का इसे अधिकार है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट नया बिंदु इन्होंने जोड़ा है। यानी वर्तमान समय में ये देखने का आता है जो इंडिया के से टच में या तिब्बत के टच में जो इनका प्रदेश है, जहाँ पे मुस्लिमों की जो समस्याएं वहाँ पे चल रही हैं, तो उनकी वहाँ पे आपातकाल घोषित करने की जैसी कंडीशन बनती हैं तो ये स्थायी समिति जैसे के द्वारा ही नॉर्मली घोषित कर लिए जाते हैं। कहीं भी इस प्रांत के साथ से प्रदेशों के अंदर जो नियंत्रण वाले क्षेत्र हैं नगर पालिका केंद्र सरकार के, तो वहाँ पर भी आपातकाल की घोषणा इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा जो भी कोई कार्य अलग से एक्स्ट्रा सौंप पाता है, कोई विशेष या समय विशेष का जो भी कार्य होता है, वह भी इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो मतलब ये है कि जनवादी कांग्रेस ऐसे कोई भी कार्य सौंप सकती है, तो ये सब कार्य स्थायी समिति के कार्य समझे जाते हैं। अगर आप याद कर लेते हैं इसके जन कांग्रेस के कार्य, तो लगभग कार्य स्थायी समिति द्वारा शेष रहे समय में संपन्न किए जाते हैं जब जन कांग्रेस अपने अधिवेशन में नहीं होती है। तो ये स्थायी समिति और उसके कार्यों के बारे में ये प्रश्न का उत्तर इस तरीके से दिया जा सकता है।